सो हाई एवरीवन, दिस इज़ मी सैयम एंड एज़ पर द पोल जो मैंने डाला था कम्युनिटी पे, सबने वोट किया डीएसए के लिए। नाउ डीएसए एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अबेंडेंटली प्रेजेंट है हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में। ठीक है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर कोई भी कंप्यूटर साइंस में, उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजर के निकलना पड़ेगा। और इसको करने के लिए इंटरनेट पे बहुत तरीके हैं, बहुत सारी मेथडोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि ये पढ़ाते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये कैसे पढ़ना है और इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट या सबसे ऑप्टिमल तरीका क्या है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम आगे इस चीज़ में प्रोसीड कर सकते हो कि कैसे डीएसए अच्छे से अप्रोच करा जाए और कैसे उसमें एक प्रोफिशिएंट लेवल पाया जाए कि इंटरव्यू क्रैक कर पाए या फिर ओएस अटेम्प्ट कर पाए इंटरव्यूज़ के लिए। तो यार स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले अगर तुम्हें डीएसए सीखना है तो तुम्हें पहले कोई तो लैंग्वेज उठानी पड़ेगी। अब वो लैंग्वेज हो सकती है C++, जावा या पाइथन, उनमें से कोई भी तुम लैंग्वेज उठा सकते हो। उसके बाद उस लैंग्वेज को उठाने के बाद तुम्हें जाना है उसके बेसिक्स पे कि वो लैंग्वेज आखिर में काम क्या करती है, वो कैसे पॉइंटर्स काम करते हैं, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स उस लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, कैसे वो अपना गार्बेज कलेक्टर या जो भी चीज़ है वो कैसे काम करती है उस लैंग्वेज में, वो तुम्हें पता होना चाहिए। और बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो कि सीधा कोड पे ऐसी चीज़ों पे जंप कर देते हैं बिना किसी प्रॉपर क्लैरिटी के। तो उसके लिए तुम फॉलो कर सकते हो अमित सर को। तो अमित खुराना सर ने एक प्रोग्रामिंग इन सी करके प्लेलिस्ट डाली है जिसपे उन्होंने सारे बेसिक्स बताए हैं उस सी लैंग्वेज के। ठीक है, और वो बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, कोई भी कर सकता है बहुत आसानी से। तो तुम उस प्लेलिस्ट पे जाओ और तुम चेक करो कि कैसे एक्चुअली में सी लैंग्वेज काम करती है और बेसिक लॉजिक बिल्डिंग सीखो। मेन चीज़ क्या होती है कि हम सब कोडिंग के पीछे भागते हैं लेकिन हम लॉजिक बिल्डिंग छोड़ देते हैं। हम लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान ही नहीं देते। लॉजिक बिल्डिंग के थ्रू ही तुम अलग अलग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, अलग अलग माइंडसेट डेवलप कर पाओगे। तो लॉजिक बिल्डिंग सीखने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि कोई भी कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है, क्यों काम कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए, और क्यों वैसे उसको लिखा गया है या फिर क्या उसके पीछे की इम्प्लीमेंटेशन है, क्या थिंकिंग है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए जब तुम कोड को लिख रहे हो या कोड को जज कर रहे हो। तो इसके लिए तुम्हें लॉजिक के लिए जाना पड़ेगा। एंड ये होती है पहली चीज़ किसी भी लैंग्वेज में प्रोसीड करने के लिए। सेकेंड चीज़ इसी स्टेप में क्या आएगी कि तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का ध्यान रखो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती है, तुम जब पढ़ोगे तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हें एक और फिर से अब एक रिसोर्स बता रहा हूँ। अंकुश सर है, अंकुश सकलेचा सर, ठीक है, UAE अंकुश सकलेचा सर है, ठीक है। उन्होंने एक एल्गोरिदम्स की प्लेलिस्ट बनाई है, एल्गो की प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे जाना, वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ काम करती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कैसे किसी प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटीज़ निकाली जाए, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम प्रोग्राम एक्चुअली में मशीन में लिख रहे हो वो बैकएंड में रन होने में कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी हमको इंटरव्यूज या कुछ भी ऐसा देते हैं तो वो चेक करते हैं कि हमें ऑप्टिमल अप्रोच आती है कि नहीं। ऑप्टिमल अप्रोच यार क्या है कि कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस ले रहा है वो कंप्यूटर का, मतलब हमें बेस्ट मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके कैसे हम सेम टास्क को अचीव कर सकते हैं, वो तो ऑप्टिमल अप्रोच। तो ये सब तुम यहाँ पे सीख सकते हो। ये तुम्हें बताएंगे कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे निकालते हैं, क्या उसके पीछे का माइंडसेट होता है। और जो तुम लॉजिक बिल्डिंग सीखोगे वो तुम सीखोगे अमित सर से। तो स्टेप 1 में सब कुछ यही है। स्टेप 1 तुम्हें बस एक बेसिक ओवरव्यू देगा कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें, कैसे उसको देखें लॉजिक बिल्डिंग को, और कैसे हम उसमें ऑप्टिमल चीज़ें ढूंढें या फिर उसके पीछे की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाने। ठीक है, अब तुमने लॉजिक जान लिया, तुमने जान लिया कि सिंटैक्स क्या है, कैसे एक लैंग्वेज में सिंटैक्स काम कर रहा है, तुमने जान लिया कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, जो भी तुम प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ यूज़ हो रही है। अब तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू पता लग गया कि ये कोडिंग लैंग्वेज आखिर में कर क्या रही है। एंड इट्स ऑल अबाउट द माइंड। जो तुम कोड कर रहे हो वो एक्चुअली में तुम्हारी थिंकिंग होती है जो मशीन लैंग्वेज में तुम लिख देते हो। जस्ट इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज इज कोडिंग, अगर सिंपल, काफ़ी सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो तुम जब ये 3 प्रोसेस कर चुके हो, इसके बाद क्या होगा यार, तुम्हारा थोड़ा सा एक तुम चलना सीख जाओगे। अब तुम्हें भागने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा और प्रोसीड करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और अलग अलग डीप में उस लैंग्वेज को और उस डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिदम्स को सीखना। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें पहले से कुछ फेमस नाम पते होंगे, स्ट्राइवर, ठीक है, और एक लव बब्बर भी है, और थोड़े बहुत क्रिएटर्स और भी हैं जो मैं जानता हूँ। अब द थिंग इज़ कि तुम किसी भी क्रिएटर से पढ़ सकते हो, किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हो, बट क्या वो तुम्हारे लिए ऑप्टिमल होगी ये तुम्हें डिसाइड करना है। ऐसा कोई रोड मैप नहीं होता कि तुम, अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग होंगे यूट्यूब पे जो बोलेंगे पैटर्न्स पहचानो, ब्ला ब्ला ब्ला, स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट, स्ट्राइवर की जो भी शीट है उसमें 400
प्लस क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करके तुम क्या करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम पैटर्न्स पे ध्यान दो, जल्दी हो जाएगा, 150 क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा, 100 क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा, ऐसे ऐसे वो तुम्हें बोलेंगे। बट द थिंग इज, क्या तुम्हारे लिए वो ऑप्टिमल है, तुम्हें डिसाइड करना है। अब अगर तुम स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट उठाते हो तो वो तुम्हें बेसिक, वेरी बेसिक लॉजिक्स देगा, ठीक है। वो तुम्हें शुरू से उठा के नीचे से उठा के लेके जाएगा। एंड उसकी प्लेलिस्ट ना डेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मैप्ड हो रखी है। जैसे वो पहले सारे एरे के क्वेश्चंस होंगे उसमें, फिर लिंक लिस्ट, चैक्स, इन सब के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसकी, जो भी स्ट्राइवर की जो लिस्ट है, मैं लिंक सब चीज़ों का नीचे दे दूंगा। तो उसकी प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम्ड हो रखे हैं। अब बाकी क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, जो नए क्रिएटर्स आए हैं वो पैटर्न्स को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम पैटर्न सीखो और उन पैटर्न्स को अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखो स्ट्राइवर ने क्या किया है, उसने पूरे बेसिक से जो भी इंप्लीमेंटेशन होती है, जो भी थिंकिंग प्रोसेस होती है वो बताई है, ठीक है। और कुछ क्रिएटर्स होंगे जो पैटर्न्स के हिसाब से सिखाएंगे कि एक, जैसे मान लो कि पूरे डीएसए में अगर 5 पैटर्न्स हैं और बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है अलग अलग, तो वही 5 पैटर्न्स हर डेटा स्ट्रक्चर में लगेंगे, वो ये बताते हैं। और वो बिल्कुल सही बात है कि कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं और वही हमेशा रिपीट होते हैं। तो वो कहेंगे कि तुम सारे पैटर्न्स, पैटर्न 1 सीख लो, पैटर्न 2 सीख लो, पैटर्न 3 सीख लो, पैटर्न 4 सीख लो, एंड उसके एक ही पैटर्न के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करो लगातार और तुम्हारा डीएसए हो जाएगा। गुड, वेरी गुड अप्रोच, वर्क्स। द थिंग इज, मोस्ट बच्चे इस चीज़ों में नहीं होता है, उन्हें नहीं पता कि कैसे प्रोसीड करना है या फिर कैसे हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिल पाएगा। तो जो स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, लिंक लिस्ट और भी कुछ 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 ब्ला 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 ब्ला, उसके हिसाब से मैप्ड है वो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक डिसीजन लेना है कि तुम्हारे लिए बेहतर कौन सा है। और द सेकंड थिंग इज कि चाहे तुम डेटा स्ट्रक्चर वाइज चलो, चाहे तुम पैटर्न वाइज चलो, इट डजेंट मैटर अंटिल यू आर लर्निंग। तुम डेटा स्ट्रक्चर वाइज भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम पैटर्न वाइज भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम उन क्वेश्चन से कुछ सीख रहे हो, क्या तुम उसको समझ पा रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं तुम्हें अपने एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं डीएसए कर रहा हूँ स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट से, ठीक है। अब स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से सब कुछ डिवाइडेड है, पहले एरेज है, फिर कुछ है, फिर कुछ है, फिर कुछ है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसने पहले जैसे मान लो एरेज कराया अगर, तो एरेज में बहुत सारे पैटर्न्स मिक्स्ड हैं उसकी प्लेलिस्ट में, ओके। तो अब मान लो कि मैं उस एरेज की प्लेलिस्ट में पैटर्न्स जो हैं वो हैं टोटल 10 पैटर्न्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, जब तुम वो पैटर्न नंबर 1 देखोगे, फिर तुम पैटर्न नंबर 2 देखोगे, पैटर्न नंबर 3 देखोगे, 4 देखोगे, ऐसे देखते रहोगे। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि क्या तुम वो पैटर्न्स समझ पा रहे हो, एक साथ देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, या फिर तुम एक ही पैटर्न को उठा के पहले उसके सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, एरे के भी, लिंक लिस्ट के भी और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ों के। वो तुम्हारे ऊपर है कि क्या, कैसे तुम किस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो। मैं पर्सनली डेटा स्ट्रक्चर वाइज ही चल रहा हूँ, क्योंकि द थिंग इज कि तुम एट द एंड ऑफ द डे तुम सब सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करोगे और सारे पैटर्न्स कवर करोगे, तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम पैटर्न वाइज करो या डेटा स्ट्रक्चर वाइज। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही सॉल्व हो जाती है, ठीक है, डीएसए करने की। अब मैं इस चीज़ पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है फालतू में, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि किसी भी तरीके से करो सब सेम है। अब सेकेंड थिंग इज, तुमने कोई भी चीज़ उठाई, तुमने कोई भी क्रिएटर उठा लिया, ठीक है, क्रिएटर इज फाइनल, तुम्हें समझ आ गया कि किससे पढ़ना है मुझे, तुमने वो फाइनल कर लिया, ठीक है। क्रिएटर तक हमारी बात हो गई है कि कौन सी प्लेलिस्ट उठानी है, कहाँ से पढ़ना है, वो तुमने डिसाइड कर लिया। द थिंग इज सेकेंड, हाउ टू अप्रोच, यही सबसे दिमाग खराब वाली चीज़ होती है, ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है न्यू कमर्स के लिए, कि तुम्हें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। अब उसके लिए मान लो मैं स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट में हूँ, देखो मैं अभी स्ट्राइवर के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद वही करी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर बहुत सारे लोग सब स्ट्राइवर ही कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्राइवर है और एक नीट कोड है। नीट कोड इज़ गुड फॉर लॉजिक एंड ही हैज़ सम वेरी गुड टिप्स इन हिज ब्लॉग्स और वेबसाइट, तो वो तुम पढ़ना जाके। अब मान लो अप्रोच क्या है, कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा गए स्ट्राइवर की लिस्ट खोली, जो भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे उस क्वेश्चंस देता है और यहाँ पे उसकी यूट्यूब वीडियो का लिंक होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है लीड कोड का लिंक, यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और यहाँ से तुम वीडियो देख सकते हो। बहुत लोग क्या करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी टिक होते रहें, सारे क्वेश्चन होते रहें, वो लोग क्वेश्चन देखेंगे, सीधा यहाँ पे जाएंगे यूट्यूब वीडियो पे और यूट्यूब वीडियो देख के सोल्यूशन अटेम्प्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और टिक करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे बेकार अप्रोच, सबसे वर्स्ट अप्रोच, सबसे घटिया अप्रोच। देखो बेस्ट अप्रोच क्या है, मान लो कि मैं एरेस पे हूँ,
अब मैं नया हूँ, ठीक है, मेरे को एरेस बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट से एरेस का सारा बेसिक देख लूँगा कि कैसे उस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना है, कैसे एरेस फॉर्म होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या सिंटैक्स होता है, वो सब मैं एरेस का सीख लूँगा। उसके बाद मैं उसकी लिस्ट पे जाऊँगा, मान लो उसकी जो शीट है, मैं उसमें एरेस के क्वेश्चन 1 बाय 1 जाके देखूंगा। और जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन मैंने उठाया, अब इस पहले क्वेश्चन पे जाके मैं सीधा लीड कोड खोल लूँगा। मैं गया लीड कोड पे और मैं सीधा इसका लीड कोड खोलूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये है सबसे करेक्ट अप्रोच, जो कि मैंने स्टार्टिंग में गलत कर रहा था। मैं भी ऐसे ही करता था कि मुझे कुछ नहीं समझ आया तो डायरेक्ट वीडियो खोलिया देख लिया। बट द थिंग इज, तुम पहले ही क्वेश्चन देखो और अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि तुम सारे बेसिक्स पढ़ के आ चुके हो। अब तुम्हारी क्रिएटिविटी पे है कि तुम कैसे वो क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए तुम पहले लीड कोड पे जाओगे और कम से कम कोशिश करो कि तुम उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और तुम्हें ये सब करना है 20 से 30 मिनट तक ही। अगर तुम्हारा 20 से 30 मिनट के अंदर वो सोल्यूशन या फिर वो अप्रोच नहीं क्लिक कर रही है, तब तुम वीडियो पे जाओ, ठीक है, उससे पहले नहीं। ये बेसिक फंड है, 20-30 मिनट रूल कह लो इसको, 20 मिनट रूल, 30 मिनट रूल, कुछ भी बुलाओ इसको, लेकिन यही बेसिक फंड है कि अगर तुम्हारे 20 या 30 मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लिक नहीं कर रहा है, तब तुम वीडियो पे जाओ, उससे पहले मत जाओ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने लीड कोड का क्वेश्चन खोला, ठीक है, मुझे उसकी अप्रोच भी समझ आ गई, मेरे को अप्रोच आ गई समझ, मैंने उसको सिंटैक्स वगैरह भी लिख दिया, कुछ कुछ कर लिया एंड मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब पार्ट 2 ये है उसको एनालाइज करना। एनालिसिस सबसे बड़ा, सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे मुश्किल चीज़ है ये एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या है यार, तुमने जो भी कोड खुद से लिखा है, तुम्हें जानना है कि वो कोड आखिर में कर क्या रहा है और उसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम इंटरव्यू में जाओगे तुम्हें बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज करो, उसको और कम करो, जितना मिनिमम रिसोर्स हो पाए वो करो। इसके लिए जो मैंने तुम्हें स्टेप 1 में बताया था कि जो जो पढ़ना है वो पढ़ लेना एंड तुम अपने कोड का स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ पाओगे, ठीक है। तो एनालिसिस करना उस कोड का, देखना कि क्या तुमने पहली बारी में ही अच्छा कोड लिख दिया है, फिर तुम इसको और छोटा कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो, वो है इसी का सेकंड सब स्टेप। तुमने पहले सॉल्व करा, फिर तुमने उसको एनालाइज किया एंड उसको अच्छी अप्रोच में लेके आए। तो बस इन्हीं 2 चीज़ों से तुम्हारा स्टेप नंबर 2 यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व करने का जो बेसिक माइंड बिल्डिंग या फिर माइंड ट्रेनिंग है वो खत्म हो जाएगी। अब ये करने के बाद तुम्हें एक छोटी सी चीज़ और करनी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स। और ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ लेके जा रहे हो कि सब ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, तुम्हें नोट्स सिर्फ उसी चीज़ के बनाने हैं जो चीज़ें तुम्हें दिक्कत दे रही हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें लगता है तुम्हें पक्का याद नहीं रहेगा, तो लिख लिख के चीज़ें याद करो, ठीक है, लिख लिख के चीज़ याद करो, जो भी अपनी मिस्टेक्स है, जो भी चीज़ें हैं वो लिखो, कहीं पे डॉक्यूमेंट करो। जैसे मैं अपनी डॉक तुम्हें दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे दिखा दूंगा। तो मेरी डॉक जो है उसमें मैं सारी अपनी गलतियाँ, जो जो नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो लिखता हूँ, और तुम भी ऐसी अपने कोई ना कोई नोट्स मेंटेन कर सकते हो। अब सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करना चाहूँगा वो है ड्राई रन, ठीक है। ड्राई रन, ड्राई रन का मतलब क्या है कि तुमने पेन पेंसिल उठाई, तुमने कोड लिखा और तुम देख रहे हो कि वो कोड आखिर में काम कैसे कर रहा है, फिर कैसे उसका वर्किंग हो रही है बिना किसी कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर की मदद से, ठीक है। तो ड्राई रन करना है अपने कोड को। ड्राई रन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तुम्हें समझ आता है कि तुम एक्चुअली में लिख क्या रहे हो और वो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा दिमाग खुलता है, तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और ये चीज़ बहुत लोग मिस कर देते हैं, सीधा जाएंगे, वीडियो देखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ कुछ कोड लिखेंगे और रन करते रहेंगे, ठीक है, वो बेकार है। ड्राई रन करो, ठीक है, उसके बाद उस चीज़ पे जाओ। तो ड्राई रन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा या बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगा तुम्हें कि प्लीज़ वो चीज़ करना। ड्राई रन करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो वैल्यू मिलती है तुम्हें वो है कि तुम्हें पता लगता है वाई, तुम जो भी कोड लिख रहे हो कैसे काम कर रहा है वो तुम्हें पता लगता है ड्राई रन की वजह से। ड्राई रन से क्या होता है, तुम अपनी पहली फेज में गलतियां निकाल लेते हो, उसके बाद जब तुम कंप्यूटर में लिख के उसको इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। अब स्टेप नंबर 3 क्या है यार, तुमने बेसिक सीख लिए, तुमने कोडिंग सीख ली किसी भी क्रिएटर से, तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब क्या करना है, तुम्हें जाना है और जो भी पैटर्न्स कौन से जो कंपनीज में पूछे जाते हैं, जो कंपनीज में रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ कंपनीज है वो हमेशा ना एक रिपीटेड पैटर्न्स पूछती है, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछती है कुछ ना कुछ। तो वो उसकी लिस्ट मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तुम्हें जाना है, वो पता नहीं कितने 150 ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे और कम हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। तो तुम्हें वो सब प्रैक्टिस करना है और अपना आपको रिफाइन करना है, वो सब प्रैक्टिस करके। रिफाइन इन द सेंस, अब मान लो तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुमने सब सीख लिया, अब तुम उसको कहीं इंप्लीमेंट भी तो करोगे। तुम अपने आप को ओएस के लिए तैयार कर रहे हो तो तुम्हें उस हिसाब से उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, ठीक है। तो तुम जाओगे और
तुम देखोगे कि क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या कंपनीज पूछ रही है। मैं तुम्हें वो लिस्ट दूंगा तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें कैसे करना है। तुम सीखोगे पैटर्न्स और फिर तुम उसको अप्लाई करोगे अपने असली इंटरव्यू में, ठीक है। इतना ही डीएसए होता है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता डीएसए में। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, जो कि हर चीज़ में ऑब्वियसली ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहले कोड नहीं देखना है बिल्कुल भी, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद आंसर पे जाओ। एंड पेशेंस रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम, ऐसा भी हो सकता है बहुत चीज़ें भूलो, बहुत चीज़ें आगे चली जाओ, जब तुम आगे चले जाओ पीछे की चीज़ें याद ना आए। पेशेंट रहो, उस चीज़ के नोट्स देखो, उसको रिवाइज करते रहो। रिवाइज भी ऐड कर देता हूँ मैं इधर, रिवाइज करते रहो। एंड धीरे धीरे करके तुम भी प्रोफिशिएंट हो जाओगे, तुम भी चीज़ें सीखने लगोगे और डीएसए में प्रोग्रेस कर पाओगे। तो यार मेरी तरफ से बस इतना ही था। मैं तुम्हें सारी जो भी लिंक्स हैं, जो भी रिसोर्सेज है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तुम जाके सारे जो रिसोर्सेज मैंने मेंशन किए वो चेक कर लेना और मुझे अपना ओपिनियन देना कि क्या मुझे इस चीज़ में ऐड करना चाहिए इस वीडियो में और कुछ, या अगली वीडियो में क्या मैं उस पर ज़्यादा कुछ बना सकता हूँ या किस चीज़ पे बना सकता हूँ। थैंक यू।